हेलो नमस्कार दोस्तों, बीए फाइनल ईयर 2024 के लिए परीक्षाएं आपकी शुरू होने वाली है। और आज हम पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पेपर जो है इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। और आप चाहें तो इसकी जो ये पूरी पीडीएफ है जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम नाम का चैनल टेलीग्राम पर अवेलेबल है। उसमें आपको सारी की सारी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के संबंधित जो पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह है और कुछ अपडेट्स है वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो ज्वाइन जरूर कर लेना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो परीक्षा में आपके बहुत काम आएगा हमारा चैनल। और इससे जो वीडियो में हम कल 10% हमने कर लिए थे, छोटे वाले अति लघुत्रात्मक वाले, आज हम 11 नंबर से शुरुआत करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न से। और आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे बाकी वीडियो चेक कर सकते हैं इसी सिलेबस में, जिसमें हमने मास्टर वीडियो करवा रखा है। एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस करवा रखा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करना है। तो मार्क्सवाद से संबंधित ही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या दृष्टिकोण है मार्क्सवाद का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड। तो देखिए, मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वर्ग संघर्ष और आर्थिक शक्तियों के आधार पर समझता है। तो ये मानता है। अब वैसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपने जो पहला पेपर है उसके अंदर आपके आएगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवाद का और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। तो उस पेपर में आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और आर्थिक शक्तियों के आधार पर समझाता है। ये मानता है, क्या मानता है मार्क्सवाद, कि राज्य शासक वर्ग जो है वो के हितों की रक्षा करते हैं। यानी राज्य शासक वर्ग जो पूंजीपति लोग हैं, क्योंकि जो मार्क्सवाद है वो पूंजीपति लोगों के खिलाफ है, ठीक है। तो ये मानता है मार्क्सवाद की राज्य जो क्या करता है वो पूंजीपति लोगों के हितों की रक्षा करता है, उसके हिसाब से कानून बनाता है। फिर युद्ध आर्थिक हितों और संसाधनों के नियंत्रण के लिए लड़े जाते हैं। जो युद्ध है वो क्यों लड़ते हैं, आर्थिक हितों और संसाधन के लिए, नियंत्रण के लिए लड़ जाते हैं कि ये हमारा, ये हमारा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूंजीवादी शोषण को बनाए रखने के लिए बनाई गई है, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था शोषण को बनाए रखने के लिए कौन सी व्यवस्था बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ये कौन मानते हैं, ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण में ऐसी मान्यता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्गहीन समाज की स्थापना से ही प्राप्त हो सकती है। वर्गहीन समाज का मतलब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं हो अमीर गरीब का, ठीक है, पूंजीपति वैसा सब कुछ नहीं हो, वर्ग सारे वर्ग समाप्त हो जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति है वो स्थापना ही, उससे शांति स्थापना हो सकती है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध को पूंजीवादी देशों के बीच संसाधनों के लिए संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। और उत्तरी और दक्षिण देशों के बीच असमानता को पूंजीवाद द्वारा पैदा की गई समस्या के रूप में देखा जाता है। तो जैसे कि फिलहाल अभी द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों लड़ा गया था, कि जो पूंजीवादी देश थे, जो अमीर देश थे, वो संसाधनों के लड़ रहे थे कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। और दूसरा उदाहरण दिया है कि जो उत्तरी और दक्षिण देश है, जो विकसित देश है और विकासशील देश है, वो क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि पैसों की सारा खेल है, क्योंकि वो अमीर देश है और उनके पास सारा पहले से ही मौजूद है। तो वो पूंजीवाद के द्वारा, पैसों के द्वारा समस्याएं पैदा करते हैं और उन दोनों के बीच में जो असमानता है, संघर्ष लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक। यह दृष्टिकोण जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सरल बनाने का प्रयास करता है और इसकी आलोचना भी अति निर्दय और यथार्थ देने के लिए की जाती है। तो आलोचना तो हर दृष्टिकोण की जाती है और मार्क्सवाद तो सबसे फेमस जो दृष्टिकोण है, और इसकी आलोचना और इसके जो पक्षधर के लोग भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो मार्क्सवाद का नाम आप अक्सर सुनोगे जब आप आगे जाओगे, आगे और भी डिबेट्स में वगैरह में, सब में मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, लिखनी है आपको। 5 विशेषताएं चलेगी इसके अंदर। तो भौगोलिक स्थिति पहली विशेषता, राष्ट्र शक्ति। राष्ट्र शक्ति का मतलब नेशनल पावर, कोई देश के पास राष्ट्र शक्ति की क्या क्या विशेषता हो सकती है। भौगोलिक स्थिति में देखिए, देश का आकार, स्थान, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और सामरिक स्थिति और उसकी राष्ट्र शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। पहला तो क्या है, भौगोलिक स्थिति, ये राष्ट्र शक्ति को बढ़ावा देते हैं। अच्छा होगा, किसी देश की भौगोलिक स्थिति तो सब कुछ नियंत्रण करती है, खाड़ी देश है या नहीं है, समुद्र के पास है नहीं है, लैंड लॉक कंट्री है या क्या है, तो वो सारी चीज़ें, जलवायु वगैरह, प्राकृतिक संसाधन वगैरह, सबसे पहले नेशनल पावर को निर्धारित करते हैं। फिर दूसरी है जनसंख्या। जनसंख्या की मतलब संख्या, मतलब जनसंख्या की उसमें कितनी कम है ज़्यादा है, उससे भी फर्क पड़ता है किसी देश की पावर में। शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, कौशल, राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण ये घटक हैं। फिर तीसरा है आर्थिक शक्ति, मतलब मजबूत कितनी है उसकी अर्थव्यवस्था, विकसित बुनियादी ढांचा और तकनीकी प्रगति राष्ट्रीय शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर चौथा जो इसकी विशेषता है वो है सैन्य शक्ति, जिसमें शक्तिशाली सेना, आधुनिक हथियार और रणनीतिक क्षमता राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करती है।
फिर 5 राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्थिरता, एकजुट समाज, मजबूत नेतृत्व और सामाजिक न्याय जो है राष्ट्र शक्ति को मजबूत करते हैं। तो ये 5 विशेषताएं हैं। आप इसको अगर निम्नात्मक प्रश्न में पूछा जाए तो आप इसको बढ़ा चढ़ा के आराम से एक एक पॉइंट का एनालिसिस कर करके लिख सकते हैं 400 पेज, मतलब 4 शब्दों के अंदर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है, शीत युद्ध के अंत पर आपको टिप्पणी लिख रही है, शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो शीत युद्ध का अंत 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं में से एक था। यह 1947 से शुरू हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था, ठीक है। हालांकि ये युद्ध डायरेक्ट युद्ध नहीं था, सेनाओं का युद्ध नहीं था, लेकिन इतनी गुटबाजियाँ हुई, इतने जो राजनीतिक संघर्ष हुए, इतने आर्थिक प्रतिबंध वगैरह लगे कि लगभग युद्ध का ही परिणाम हमारे सामने आया। तो ये अपने चरम पर पहुंच गया था। और फिर शीत युद्ध की समाप्ति के कुछ आपको प्रमुख कारक जिसमें ये है, एक तो सोवियत संघ का पतन है। सोवियत संघ का जब पतन हो गया तो शीत युद्ध अपने आप ही समाप्त हो गया। 1980 के दशक में सोवियत संघ आर्थिक और राजनीतिक संकटों का सामना कर रहा था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसमें शीत युद्ध के एक प्रमुख पक्ष का अंत हो गया। दो ही शक्तियां लड़ रही थी आपस में, एक अमेरिका और एक ये सोवियत संघ। तो अमेरिका ने पता नहीं क्या किया, इतने गुटबाजियाँ की वगैरह, तो सोवियत संघ का पतन अपने आप ही हो गया। सोवियत संघ अलग अलग देशों में बिखर गया। पहले जो पूरा रसिया है वो पूरा एक ही था, लेकिन बाद में इससे शीत युद्ध के अंत के दौरान किया हुआ वो आपस में बंट गया, ठीक है। तो इससे जो है शीत युद्ध का अंत स्वतः ही हो गया। फिर दीवार का गिरना, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिर गई, जिसने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच विभाजन को समाप्त कर दिया। यह घटना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बन गई, ठीक है। तो दीवार के गिरने से क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति के कुछ जो है और अग्रसर हो गया। फिर अमेरिकी नेतृत्व, अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया। अमेरिका आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ ही सोवियत संघ के खिलाफ उसकी कूटनीतिक रणनीति शीत युद्ध की समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी अमेरिका की जो चालें हैं उसने भी जो है शीत युद्ध की समाप्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें शीत युद्ध के अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध के खतरों को कम करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी शीत युद्ध के जो है कम होने में या उसका अंत होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और अभी ये जो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है आप चाहे तो PDF में पढ़ लेना। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि चीन की विदेश नीति की आपको विशेषताएं बतानी है। वैसे विदेश नीति से संबंधित आपका एक प्रश्न कन्फर्म है। एक तो चीन, भारत और अमेरिका, इन तीनों में से किसी एक ही विदेश नीति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, विशेषता पूछी जाएगी, चीन, भारत और अमेरिका, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक की विदेश नीति का प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखना। फिलहाल चीन की विदेश नीति की विशेषताओं में देखो, पहली विशेषता यह है कि ये राज्य केंद्रित है। राज्य केंद्रित का मतलब चीन की जो विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हितों और राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि रखती है। किसी भी हाल में राज्य की सुरक्षा को, चीन की जो सुरक्षा है वो मतलब खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। फिर वैचारिक यथार्थवाद, जो चीन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति और हितों के संघर्ष के रूप में देखता है, ठीक है। मतलब शक्ति को किसी भी तरह से इसको बढ़ाना है, शक्ति को पावर के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी मतलब हद तक जा सकता है। फिर बहुपक्षवाद, चीन बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का समर्थन करता है जब तक वह उसके हितों का समर्थन करता है। यानी कि चीन ऐसे नियमों का पक्षधर है जो उसके मतलब उसके फेवर में होते हैं। यानी कि अगर उसके लाभ के लिए कोई नियम इंटरनेशनल स्तर पर है तो वो उसका समर्थन करते हैं। तो ये बहुपक्षवाद है, उसका मतलब अलग अलग पक्ष है, वो एक पक्ष के साथ नहीं है। जैसे भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहता है कि शांति होनी चाहिए, सब जगह मतलब युद्ध वगैरह बंद होने चाहिए, न्यूट्रल गुट निरपेक्ष है भारत। तो चीन का साथ ऐसा नहीं है, चीन अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय देता है, अलग अलग पक्ष के अंदर खड़ा होता है, तो वो बहुपक्षवादी इसकी पहली विशेषता है। फिर सक्रिय भागीदारी फिर सक्रिय भागीदारी में चीन जो वैश्विक मुद्दों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और वैश्विक शासन में अधिक भूमिका निभाने की मांग करता है। मतलब ये अलग जो वैश्विक जितने भी मुद्दे हैं वो इसके अंदर बराबर रूप से भाग लेता है। कई बार इंडिया वगैरह और बाकी कुछ देश क्या है, किसी स्टेट पर न्यूट्रल या फिर उसको वोट वगैरह नहीं करते हैं किसी मुद्दे पर। तो चीन क्या है, हर मुद्दे में लगभग मुद्दों में सक्रिय रूप से वो भाग लेता है, या तो उसके अपोज में या फिर उसके समर्थन में। और वैश्विक शासन में अधिक भूमिका निभाने की वो मांग करता है। फिर स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, चीन बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करने पर पूरा जोर देता है। यानी कि चीन तो खुद दूसरों के ऊपर जो है अटैक करता है, उसके हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो वो अपने देश पर कैसे हस्तक्षेप करने की सोच सकता है, करवा सकता है। तो ये इसकी 5 से विशेषता हैं। फिलहाल आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्यों का वर्णन करना है। और ये प्रश्न भी आ सकता है, उतना चांस नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्या पता आपके आ भी जाए, ठीक।
फिर इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का पहला कार्य आपको यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आपको बनाए रखने का कार्य जो महासभा है उसका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना ये पहला कार्य है। फिर इसके अंदर देखो, शांति अभियानों को मंजूरी देना, संघर्षों को हल करने के लिए मध्यस्थता करना, निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण को बढ़ावा देना, ये इस पॉइंट के अंदर कार्यरत है। फिर दूसरा इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना, टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना, मानवाधिकार और कानून के शासन को बढ़ावा देना। तीसरा जो इसका कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास करना, कानून बनाना। फिर चौथा कार्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समन्वय करना। पांचवा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना। तो इस प्रकार महासभा के अलग अलग कार्य हैं। तो आप इस PDF में जब डाउनलोड करेंगे तो पढ़ लेना आराम से, ठीक है। वैसे इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लघुतात्मक प्रश्न पूछे, तो ऐसे ही मैंने इसको आपको, अगर ये निम्नात्मक प्रश्न आ जाए तो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न आपके लिए कर दिया है। वैसे ये 5 पॉइंट आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। फिर ये जो निम्नात्मक प्रश्न आ गए हैं पार्ट सी के, तो अब आपको ये 4 शब्दों वाले प्रश्न हैं, तो आप आराम से पढ़ लेना। 4 शब्दों में तो आपको समझाने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप छोटे वाले प्रश्न पढ़ लीजिए, पॉइंट सारे के सारे पढ़ लिया कीजिए, फिर निम्नात्मक प्रश्न अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप सबसे पहले निम्नात्मक प्रश्न पढ़ना शुरू करना अपने सीरीज में, बुक्स में। तो निम्नात्मक प्रश्न पढ़ेंगे तो आपके जो अति लघुतात्मक है और लघुतात्मक प्रश्न है वो ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं सबसे पहले सीरीज लेके आते हैं 1-2 दिन पहले एग्जाम से, और लगभग जो छोटे वाले पर्सन है वो जो 80-100 इतने ही पर्सन होते हैं छोटे वाले, वो पढ़ लेते हैं और बाकी का पढ़ते ही नहीं है। तो फिर मतलब उनको बाद में एग्ज़ाम में बहुत समस्या होती है। तो मेरा क्या है कि मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप जब भी सीरीज लाएँ तो कम से कम 1 महीना पहले लेके आएँ। फिर जब जैसे भी टाइम मिले आप निम्नात्मक प्रश्न सीरीज का पढ़िया कीजिए। निम्नात्मक प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी प्रश्न है वो किस प्रकार से उसकी व्याख्या करनी है, और उसमें कोई अगर छोटा वाला प्रश्न बनता है लघुतात्मक या तो लघुतात्मक, तो भी आप उसको आसानी से मतलब कर सकते हैं। अगर आप छोटे वाले प्रश्न पहले पढ़ेंगे, बड़े वाले नहीं पढ़ेंगे, तो आप छोटे से बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन बड़े वाले पढ़ेंगे तो बड़े से छोटा आप आराम से कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो यही सलाह है मेरी। तो बाकी हमारे वीडियोस तो है ही, और अगले वीडियोस में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। चैनल पर आपको मिल जाएंगे जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।